इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। तो आज का हमारा 938वां यानी कि 938 सेशन है और हमारी जो आज की स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल। डॉक्टर गरिमा का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो और मैम मच। का एक इंट्रो देना चाहूंगी मैं। मैम SCPH+ और PGNAHI हैं साइबर जया विश्वविद्यालय से, मलेशिया से। इन्होंने स्किन साइंस में विशेषज्ञ हैं। ये टॉपर रह चुकी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं और फिलहाल अभी एज अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट और ऑनलाइन कंसल्टेशन देती हैं। RK मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत हैं ये। और यूडेमी एक एजुकेशन पोर्टल है, उस पे भी लाइव डिस्क्रिप्शन और व्याख्यान देती हैं, ब्लॉग भी लिखती हैं और कोलकाता से इन्हें नोबेल पुरस्कार भी अपनी अचीवमेंट्स के लिए मिला है। तो आज का जो डॉक्टर गरिमा का टॉपिक है वो है रोल ऑफ PCOD। जैसा कि हम सब जानते हैं, PCOD आज की डेट में एपिडेमिक प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। एवरी अदर विमेन जो है वो PCOD से सफर करती है। तो PCOD में होम्योपैथी की क्या भूमिका रहती है, उसके ऊपर डॉक्टर गरिमा आज का सेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। तो डॉक्टर गरिमा, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते श्योर, थैंक यू। स्क्रीन शेयर करें। हैं। या शेयर कर। हेलो एवरीवन। तो वैसे तो सभी जानते हैं कि पॉलीसिस्टिक डिसीज क्या है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम, यू आर वेरी मच ऑडिबल। या पॉलीसिस्टिक डिसीज वैसे सभी जानते हैं, बट आज हम एक शॉर्ट में समझेंगे कि पॉलीसिस्टिक डिसीज क्या है और इसके दो केसेस देखेंगे। केसेस सॉल्व कैसे करना है, हम आज उस पर फोकस करेंगे। जो मेडिसिन आई है वो क्यों आई है, क्या एनालिसिस बेस रहा, कैसे रेपर्टराइज किया, वो सारी चीजें आज हम पूरे इस चैप्टर में देखेंगे आज। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पीसीओडी या PCOS। स्लाइड पूरी विजिबल हो रही है? तो यस मैम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज दैट इज PCOD और PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एज यू नो, डिसीज मतलब बीमारी जो ओवरी तक ही कन्फाइंड रहे, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। बट नॉर्मली ये सिर्फ ओवरी तक ही कन्फाइंड रहे ऐसा होता नहीं है, इसीलिए इसे PCOS टर्म दिया गया है। ये वन एंड द सेम थिंग है। सिंड्रोम मीन्स ये अदर ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करती है। तो और पॉली का मतलब है मल्टीपल, सिस्ट होना ओवरी में, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। एंड सिंड्रोम इज कि बहुत सारे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करना। इसमें ओवरी बल्की हो जाती है और नॉर्मली फीमेल्स में देखा जाता है, क्योंकि ओवरी सिर्फ फीमेल्स में होती है। और जो टाइम पीरियड है दैट इज रिप्रोडक्टिव एज, मतलब मेंसेस जिस दिन से शुरू हुए, मिनार्की से लेकर मिनोपॉज, इस ड्यूरेशन में PCOD या PCOS होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मल्टीपल सिस्ट देखे जाते हैं। अब ये क्या है? एक हार्मोनल कंडीशन है जिसमें ओवरीज इमेच्योर एग्स रिलीज करती है जो कि सिस्ट में टर्न हो जाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि फॉलिकल्स बनते हैं, वो एक फॉलिकल मैच्योर होगा जो कि ओव्यूलेट करेगा हर मंथ, बट वो मैच्योर ना होके यदि इमेच्योर रह जाए तो वही एक सिस्टिक अपीयरेंस देगा। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक पर्ल स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है यहाँ पर, मतलब मोतियों जैसा है ना, एक सिस्टिक अपीयरेंस दे रहा है। दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवरी। नाउ लेट्स सी द सिम्टम्स। इसके लक्षण क्या है? तो सबसे पहला साइन आता है एक्ने होना या ऑयली स्किन होना। ये बहुत प्राइमरी सिम्टम है जिसे लोग समझ भी नहीं पाते कि ये PCOD बता रहा होगा। इसमें एक्चुअली 45% ऐसे एक्ने होते हैं। यदि 100 लोगों को एक्ने, तो 45% उन लोगों को जो एक्ने है जो कभी ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, किसी दवा से आराम नहीं मिल रहा है,
यदि उनको टेस्ट करवाया जाए तो पीसीओडी देखने मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम है इररेगुलर और एब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो इररेगुलर नॉर्मली 28 या 30 दिन की साइकिल होती है, जो कि बढ़कर 35 दिन 40 दिन पहुंच जाए, किसी को 1.5 महीना भी नहीं आते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पहले मेंसेस आ रहे हैं, फिर अचानक से 6 महीने से टोटली एब्सेंट हो गए, टोटली बंद हो गए। इररेगुलर रहेंगे, जैसे 2-2.5 महीना रहे, उसके बाद जो मेंसेस आया, पीरियड आया, बहुत हेवी ब्लीडिंग के साथ आएगा। अदरवाइज किसी को 1 दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, बहुत माइनर, बहुत ही माइन्यूट ब्लीडिंग है, मतलब एक पैड भी यूज नहीं हो पा रहा, बहुत ही कम ब्लीडिंग के साथ। नेक्स्ट सिम्टम है एनओव्यूलेशन और ओलिगोओव्यूलेशन। मीन्स ओव्यूलेशन ही ना हो या बहुत ही मुश्किल से ओव्यूलेशन हो, किसी साइकिल में हो, किसी में हो ही ना, पीरियड्स आने भी लगे लेकिन ओव्यूलेशन ना हो, दैट इज अगेन अ सिम्टम ऑफ पीसीओडी। एक है सिम्टम नेक्स्ट एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, पर्टिकुलरली ऑन फेस एंड बॉडी ड्यू टू हाइपर एंड्रोजेनिज्म। एंड्रोजन एक हार्मोन है जिसकी एक्सेस की वजह से मेल पैटर्न लाइक हेयर ग्रोथ होता है। ये मेनली मेल हार्मोन है, लेकिन यदि फीमेल्स में इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ चेहरे पे होगा, जॉ लाइन पे होगा, ये फेस में आपको ये अपर लिप्स के ऊपर मिलेगा, बॉडी हेयर बढ़ जाएंगे। इवन पेशेंट्स देखे हैं जिनके लोअर एब्डोमेन में भी और जैसे नेवल के आसपास वहां पर भी हेयर्स देखे जाते हैं। वेट गेन एंड डिफिकल्टी लूजिंग वेट, ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि हाँ पीसीओडी है तो मोटापा आएगा, लेकिन एक कंडीशन होती है कि जिसमें इंसान बहुत दुबला भी रहे, वेट गेन ना भी हो, स्टिल पीसीओडी देखा जाता है। तो वेट गेन एक क्राइटेरिया नहीं बन सकता कभी पीसीओडी देखने का। वेट गेन होगा, उसे लॉस करना बहुत डिफिकल्ट होगा पीसीओडी में, ये चीज फैक्ट है। बट कम वेट, बहुत लीन थिन पर्सन्स में भी पीसीओडी देखा जाता है। पेल्विक पेन एंड इनफर्टिलिटी। पेल्विक पेन अक्सर जो पेशेंट की डायग्नोसिस होती है ना कि पीसीओडी है, वो इसी वजह से होती है कि दर्द है या इरेगुलर मेंसेस। ये दो सिम्टम के लिए पेशेंट आता है कि पीरियड्स नहीं आते, 8 दिन 10 दिन ऊपर है, 15 दिन 2 महीना, या फिर पेट दर्द कमर दर्द लेकर पेशेंट आता है। तब अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाई जाए तब पता चलता है कि पीसीओडी सफर कर रहा है। तो पेल्विक पेन एक बहुत कॉमन सिम्टम है। इनफर्टिलिटी होना स्वाभाविक सी बात है, यदि ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, एग प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी होगी ही, क्योंकि एग ही नहीं होगा तो स्पर्म किस चीज को फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलिटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि फर्टिलिटी हो जाए, मीन्स कंसीव हो जाए, लेकिन वो बेबी कैरी ऑन नहीं कर पाते क्योंकि ओवम से जो एग निकला है वो बहुत हेल्दी एग नहीं है। तो हेल्दी एग ना होने की वजह से बेबी डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं इन द वोम, मतलब फीटस। नेक्स्ट सिम्टम है इकेन्थोसिस नाइग्रिकेंस। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। इसमें एक वेलवेटी अपीयरेंस आता है, किसी किसी की गर्दन पे देखेंगे एक बिल्कुल ऐसा काला सा मार्क रहेगा, बहुत ज्यादा ऐसा थिक रहेगा, और वो स्किन पूरी काली हो जाएगी, ऐसा वेलवेट जैसी कि एक चमड़े की स्किन सी लगेगी। तो वो कहलाता है इकेन्थोसिस नाइग्रिकेंस। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक बाल्डनेस का पैटर्न है, इसमें जो टॉप ऑफ द स्कैल्प है वहां से बाल चले जाते हैं। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का मतलब है एंड्रोजन हार्मोन की एक्सेस की वजह से होने वाला एलोपेशिया। एलोपेशिया इज हेयर लॉस, पैची हेयर लॉस एंड हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। यस, इट इज द मेन कॉज ऑफ दिस कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा मिलेगा, जब भी टेस्ट कराएंगे एंड्रोजन का लेवल बढ़ा मिलेगा। तो ये सारे लक्षण देखने मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके कॉजेस की बात करते हैं। अभी तक हमने समझा इंक्रीज एंड्रोजन क्यों होता है या एंड्रोजन बढ़ता क्यों है, इसको हम डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी में एक बार समझेंगे जरूर। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, नानी को था, मम्मी को है, तो बच्चों को भी, मीन्स बेटियों को भी आ गया, तो ये चीज हेरिडिटरी है।
लाइफस्टाइल डिस्टरबेंसेस भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। आजकल जंक फूड बहुत हो गया है, हेल्दी डाइट नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज की कमी है, योगा एक्सरसाइज तो लोग भूल गए हैं, बिल्कुल सेडेंटरी हैबिट्स हो गई हैं। तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह एक ये भी है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पैथोफिजियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम इसीलिए समझ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हार्मोनल डिस्टरबेंसेस क्या और क्यों हो रहे हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया डेवलप होता है। वो क्यों होगा? यदि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगी तो पेंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो भी ग्लूकोज हम ले रहे हैं उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर पाए, इसके लिए इंसुलिन का डेवलपमेंट या प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा वो दो चीजें करवाता है। पहला आप देख पा रहे होंगे, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, इसको डिक्रीज करता है। तो लिवर प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन जितना होगा वो लिवर को अफेक्ट करेगा और इस हार्मोन को, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन को कम प्रोड्यूस करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा। जब यही नहीं होगा तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने के लिए हार्मोन नहीं है, तो वो फ्री रेडिकल्स की तरफ, मतलब फ्री एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ब्लड में रहेंगे और एलएचपी बढ़ेगा। सेकेंड थिंग है मोर एंड्रोजन फ्रॉम थीका सेल्स। सो ओवरी सेंसिटिव हो जाती है जब भी इंसुलिन बॉडी में ज्यादा हो। ज्यादा सेंसिटिव ओवरी की वजह से थीका सेल्स एंड्रोजन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, और एंड्रोजन जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ही कम कन्वर्जन होगा उसका एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो अगेन फ्री एंड्रोजन ज्यादा मिलेगा। तो दिस इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म। यही एंड्रोजन ज्यादा होने की वजह से मेल पैटर्न जो हेयर का है, कि बॉडी में हेयर ग्रोथ करवा रहा है, हर्स्यूटिज्म करवा रहा है, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, ये प्रोड्यूस करेगा। इसी यही हाइपर एंड्रोजेनिज्म एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्रिएट करेगा, और जितने लक्षण अभी तक हमने देखे उसका कारण ये बनता है। इसके अलावा एक चीज है कि हाइपोथैलेमस भी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और एफएसएच हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो बढ़ेगा तो वो भी थीका सेल से एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करवाएगा। एलएच एफएसएच का यदि रेशियो डिस्टर्ब हो जाए तो वो भी पीसीओडी कॉज करवाता है। इन शॉर्ट ये देखें हम तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, गट डिसबायोसिस एंड डाइट और लाइफस्टाइल। तो इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, एलएच एफएसएच का रेशियो डिस्टर्ब होगा, एलएच बढ़ेगा, एफएसएच कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज ये हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ये भी हमने देखा, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा और एसएचबीजी मीन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ये डिक्रीज हुआ। ये सभी पीसीओएस में हो रहे हैं। ये इन चीजों की वजह से पीसीओएस हो रहा है, ये कॉजेज हैं उसके। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इंसुलिन बढ़ेगा, ग्लूकोज टॉलरेंस कम होगा तो पीसीओएस डेवलप होगा। और ये क्लिनिकल फीचर्स हैं कि हर्सुटिज्म हो रहा है, एक्ने हो रहा है, रिप्रोडक्टिव फीचर्स में ओलिगो और एनोव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहेगी, फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि पीसीओडी की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इनफर्टिलिटी तो सभी जानते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं है तो इनफर्टिलिटी होना बहुत कॉमन है, इनफर्टिलिटी होगी ही। डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हैं और ज्यादा से ज्यादा पेंक्रियाज वर्क कर रहा है कि ज्यादा इंसुलिन बन जाए, ज्यादा इंसुलिन बने ताकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो पाए। तो जितना ज्यादा पेंक्रियाज वर्क करेगा, इंसुलिन ज्यादा बनाएगा, वो इन फ्यूचर ग्लूकोज को उतना मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा और इंसुलिन के लिए और ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इस वजह से डायबिटीज मेलाइटस देखने मिलती। कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, तो कोरोनरी और एओर्टिक कैल्सिफिकेशन डेवलप हो जाता है, तो उस वजह से कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस भी डेवलप होती हैं। नेक्स्ट इज लिवर डिसफंक्शन।
जितना ज्यादा एंड्रोजन होगा उतना ही इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होगा और उतना ही ज्यादा एक्सेस एंड्रोजन होगा। तो ये एक्सेस एंड्रोजन एंड इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इसकी वजह से लिवर का भी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगा। नाइट डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। हार्मोनल लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन और एफएसएच एलएच, एफएसएच एलएच का रेशियो, ये सारा कुछ चेक करवाया जाता है। इससे बहुत अच्छे से पता चल पाता है कि कितनी सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट है, एक ओवरी में है, बाइलेटरल है। तो ये सारे डायग्नोसिस के चीजें हैं। नेक्स्ट इज पीसीओडी मैनेजमेंट। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस, ऑब्वियसली योगा और डाइटरी चेंजेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप वर्किंग रहेंगे, बॉडी को हेल्दी रखेंगे, उतना अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट, होम्योपैथिक कॉज। ओवरी का काम है ओव्यूलेशन करना। ओव्यूलेशन होगा तो वो ओवम जब स्पर्म के साथ मिलता है तो फर्टिलाइजेशन करता है, मींस बेबी बनाता है, राइट। सो व्हाट इज दिस, एक फीमेल को फेमिनाइन कैरेक्टर देता है। यदि ओव्यूलेशन ना हो तो फेमिनाइन कैरेक्टर की कहीं ना कहीं एब्सेंस हो रही है थॉट प्रोसेस में। दैट मीन्स फीमेल वॉन्ट्स टू बी लाइक अ मेल। एक फीमेल जब एक मेल की तरह बनना चाहे, दैट इज कैरियर ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा हाईली कैरियर ओरिएंटेड। जितने भी अभी तक पीसीओडी के केसेस लिए हैं, उन सभी में ये हिस्ट्री मिली है कि बहुत ही ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड फीमेल्स रही हैं, जो अपनी फैमिली को वैल्यू नहीं करती हैं उस जगह। कहीं ना कहीं अवर्जन है हस्बैंड से या फिर मैरिज से या बच्चों से। तो उन केसेस में ये पीसीओडी देखा जाता है। मतलब एक ऐसी फीमेल जो मेल के इक्विवेलेंट होना चाहती है बाय कैरियर, कि मैं भी हूं, मैं भी कुछ हूं, मैं कम नहीं हूं आपसे। तो जो अपने आप को उस लेवल पर ले जाना चाहती है, उनमें जो थॉट प्रोसेस है वो क्रिएट करता है। दिस इज द इमोशनल पैथोलॉजी ऑफ दिस पीसीओएस। चलिए अब केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस है एक फीमेल का, 30 ईयर्स की है। उन्हें 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए। नॉर्मली वो अपने लिए गई थी डॉक्टर के पास कि पेट दर्द था, वॉमिटिंग थी 1 हफ्ते से और बहुत सीवियर थी, और मेंसेस नहीं आए थे। पहले उसे वो लाइटली ले रही थी कि हाँ ठीक है, 1 महीना 2 महीना। वो 6 महीने तक नहीं आए। सोनोग्राफी हुई ऑब्वियसली तो पीसीओडी निकला। उन्हें 2013 में भी पीसीओडी था, जब वो 12th क्लास में थी। हार्मोनल पिल्स ली 1 साल, ऑब्वियसली उससे नॉर्मलाइज हुआ। मेंसेस इरेगुलर थे लेकिन फिर भी आ रहे थे, यूएसजी नॉर्मल आ गया था। बट अब जो पिछले 6 महीने से देर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंसेस, मतलब मेंसेस आना ही टोटल बंद हो गए हैं। इस केस में हम पहले मेंटल्स देखते हैं, बाद में फिजिकल देखेंगे, क्योंकि उन्होंने एक लिंक में कि मेरा बचपन ऐसा था, वो एक फ्लो में जब पेशेंट बताता है तो जैसा पेशेंट ने बताया है हमने वैसा ही नोट डाउन किया हुआ है। सप्रेस्ड चाइल्डहुड, मतलब बहुत ज्यादा उन्हें मार पिटती थी, बहुत ज्यादा पीटी जाती थी, पढ़ाई के लिए बहुत डोमिनेट हुई। पेशेंट एल्डेस्ट थी, 2 छोटी सिस्टर हैं। वैसे शांत हैं, पेरेंट्स की बात मानती हैं, लेकिन बहुत सप्रेशन में एक घुट घुट कर जीना होता है, वैसे ही रही है पेशेंट। बड़ों की बात मानती थी। सप्रेस्ड एंगर, गुस्सा भी बहुत है लेकिन अंदर ही दबा हुआ है। इफ कांट फाइट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, यदि लड़ नहीं पा रही है तो दूसरों को क्रिटिसाइज करने लगती, मतलब कि तुमने भी तो ये नहीं किया, तुमने भी तो वो नहीं किया, वैसी टेंडेंसी है। माँ से अटैचमेंट है, बहुत केयरिंग है उनके लिए। अपनों को खोने का डर है। रूडनेस और इंसल्ट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। वांट नेम एंड फेम, हमेशा से इमेज कॉन्शियस रही है और एम्बिशियस, कि बस मुझे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, उस टाइप का एम्बिशियस थी। इमेज कॉन्शियस रही है, नेम फेम चाहिए था। एक ही सवाल कोई 2 बार पूछ लेना, मैंने भी कुछ पूछ लिया केस के दौरान तो एकदम से चिड़चिड़ा गई, अरे मैम अभी तो बताया ना, अभी तो बताया। दैट इज आयोटा। एथिस्ट, नास्तिक की, बहुत ज्यादा भगवान पे विश्वास नहीं है। इज्जत बहुत ज्यादा चाहिए, दैट्स व्हाई नीड एस्टीम।
इंट्रोवर्ट, अपने आप में रहना, ज्यादा किसी से मिक्स नहीं होती थी। बट यदि वो इस कमरे में है तो उन्हें बाजू के कमरे में कोई चाहिए, घर पे अकेले नहीं रह सकती। उन्हें है कि हाँ, दो चार लोग रहें, भले मुझसे बात ना करें, मुझे बात नहीं करनी किसी से। अपनी फीलिंग शेयर करती थी, किसी से भी नहीं, अपनी बहनों से भी बहुत रेयर। शांत, रिजर्व रहना, कम बोलना, डरपोक हैं, कांट फेस फाइटिंग इवन आर्ग्यूमेंट्स। वैसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना, बट जो उनसे छोटा है उनसे दबके, उनके पापा उनसे थोड़ा दबके चलते थे, क्योंकि मतलब वो बहुत सबमिसिव टाइप की पर्सनैलिटी। उनके ऊपर बिल्कुल जोर रखना, मम्मी से बहुत डर, उतना ही ज्यादा पापा पे हार्श बिहेवियर। एज पेशेंट ने कहा कि हाँ, मैं बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, अपने आप सारा काम कर लेती हूँ, जिम्मेदार हूँ, हर चीज हैंडल कर लेती हूँ, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आए अन्याय के खिलाफ लड़ लेती हूँ, और बहुत ज्यादा बोल्ड हूँ। लेकिन ये सब हिस्ट्री में पेशेंट ने मैनिपुलेट किया। कैसे? वो अभी की सिचुएशन पे आ गया, अपने बचपन की हिस्ट्री से अभी का जो नेचर है, वो सारा कुछ उसका एक चेंजिंग बिहेवियर है। जबकि बेसिक नेचर हमेशा वो होता है जो बचपन का होता है। तो बचपन में वो क्या थी? इररेजोल्यूशन, अपना डिसीजन नहीं ले पाती थी, कपड़े भी मम्मी से पूछ कर पहनना होता था कि कौन से लूं कौन से नहीं लूं, क्या पहनूं। बहुत डरपोक, कायर, वीक विल्ड, कोई डिसीजन ना ले पाना, इस तरह से थी बचपन में। तो बेसिक नेचर उनका यही था, जो लास्ट लाइन में कि हाँ, डरपोक थी, कायर थी, वीक विल्ड है, मतलब डिसीजन ना ले पाने की कैपेसिटी है, डिलीजेंट, लव्स टू स्टडी, हार्ड वर्कर, वांट पावर। बचपन में जब बहुत डांटा मारा है ना मम्मी ने, तभी से था, बड़े होकर मैं इतनी पावरफुल बनूंगी ना कि मैं ये सब देख लूंगी। मीन्स वांट पावर, मुझे ताकत चाहिए, वो हार्ड वर्कर, इसीलिए मैं इतना पढ़ूंगी, अपने आप को उस पोजीशन पे लाऊंगी कि कोई कुछ मुझे बोल ना पाए। पढ़ने का शौक भी इसीलिए था कि कुछ एक पोजीशन पे जाऊं, अपने आप को एक हायर पोजीशन पे ले जाऊंगी तो पावर बढ़ेगा मेरा। एक अफेयर था, बट उसकी सडन डेथ हुई 12th क्लास में, तो इट वाज लाइक अ शॉक एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक यहाँ पर है। आई गॉट सफर्ड फ्रॉम पीसीओडी। उसके बाद डिप्रेशन आया। तब से दिमाग में था कि यार वो तो एक्सपायर हो गया जिसे मैं चाहती थी, अब शादी नहीं करनी। तब से ही ये विचार आया, जान बसती थी उस बंदे में। एक थॉट प्रोसेस ये था उनका, आई वॉन्ट टू अडॉप्ट फर्स्ट बेबी ऑलवेज, मुझे बच्चा अडॉप्ट करना, मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए। सी, अभी होम्योपैथिक कॉज में भी हमने देखा कि ओवरी का काम है, दैट इज बेबी रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो बेबी रिलेटेड कंसर्न है कि मुझे नहीं चाहिए, तो ओवरीज वर्क कैसे करेंगी नॉर्मली? जो आप थॉट प्रोसेस अपनी बॉडी को देंगे, वही तो वो फंक्शन करेगी। उसको बोल दिया मुझे बच्चा चाहिए नहीं, तो ओवरी का भी कहना है कि ठीक है, मैं ओव्यूलेट करूं ही क्यों, क्योंकि जब आपको बच्चा ही नहीं चाहिए तो मैं क्यों काम करूं। देन पीसीओडी बहुत 6 महीने से इसीलिए मेंसेस एब्सेंट है। इन 2022 माय मदर डिड सुसाइड। उनकी मम्मी ने सुसाइड कर लिया था, वो डिप्रेशन में थी, तो वो भी एक शौक था इनके अंदर। एकदम से शौक लगा था और गुस्सा था खुद पे कि मुझे मेरी माँ को मेरे साथ ले आना था, क्योंकि वो डिप्रेशन में थी, यदि मेरे साथ होती तो बच जाती। 2023 में शादी हुई। माय मेंसेस स्टॉप्ड सिंस 2023 दिसंबर। तो जब शादी हुई अप्रैल में, दिसंबर से मेंसेस बंद हो गए। इन लॉ फैमिली ने पहले दिखाया था शादी के पहले कि बहुत अमीर है, बहुत अच्छे स्टेटस है, क्लास है। लेकिन शादी के जस्ट 3 महीने बाद ही उन्हें पता चल गया कि 50 लाख का लोन है उन पे, और जीरो सेविंग्स। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी एफडी थी 25 लाख की, जो इनके फादर ने कर रखी थी, वो पूरा पैसा ये उन्हें दे दें ताकि उनका लोन चुक जाए। तो उनके लिए वो एक शौक था कि मुझसे सब झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, और मेरा सब कुछ ले लेना चाहते हैं, बट मैंने नहीं दिया। हस्बैंड अल्कोहलिक हैं। ये एक अगेन शौक था कि हस्बैंड शराब पीते, मुझे वो मतलब शादी से पहले उन्हें वो तक नहीं पता था। इवन वीड, वीड मीन्स दैट इज कैनाबिस। कैनाबिस लेते हैं, ये इससे स्ट्रेस हुआ, बहुत एग्रेसिव पर्सनैलिटी है इनके हस्बैंड, उनमें भी हाई मेल ईगो है। अब इतना सब देखने के बाद, शादी ऐसी देखने के बाद, झूठ धोखा ये सब देखने के बाद, अब उन्हें बच्चा चाहिए ही नहीं। आई डोंट वांट एनी बेबी एनी मोर।
बेटर है कि मैं ये सब छोड़ूं, सब कुछ मतलब लाइफ डिस्ट्रॉय करने के भी थॉट्स आने लगे, और हस्बैंड से सेपरेट होना चाहती थी। गुस्सा बहुत तेज, एंगर ऑन हस्बैंड एंड डिजायर्स डेथ। उनके मन में था कि बेटर है कि मैं इससे अच्छा मर जाऊं। पास्ट हिस्ट्री में हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सीवियर वॉमिटिंग इन 2022, टाइफॉइड हुआ है, अक्सर कर पेन बना रहा है इन्हें, एब्डोमिनल पेन, जिसकी वजह से अनेबल टू स्टेम, मतलब खड़ी भी नहीं हो पाती है पीरियड्स के दौरान, स्टार्टिंग के 1-2 डेज। फैमिली हिस्ट्री में नानी को यूट्राइन कैंसर, मम्मी का हिस्टेक्टोमी हो चुका है फाइब्रॉइड यूट्रस की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन है। फैमिली हिस्ट्री में यूट्राइन अफेक्शंस हैं। पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओबेज है, राउंड चबी फेस और ब्रिटल हेयर, मतलब बाल बहुत टूट रहे हैं। इनको गर्म खाना पसंद है, स्पाइसी फूड पसंद है, प्यास नहीं लगती, कम लगती है, पसीना बहुत आता है, मोशंस बहुत हार्ड है, राइट साइडेड है, क्रिएटिव है। If anyone helps me in making analysis of the case, they can tell it to me right now, or I will continue. आप में से कोई यदि एनालिसिस बताना चाहे तो आई कैन अप्रिशिएट देम कि हाँ। इट्स ओके। सप्रेस्ड चाइल्डहुड ऑलवेज गेट डोमिनेटेड, सप्रेस्ड एंगर, गुस्सा भी सप्रेस्ड था, फियर ऑफ लॉसिंग क्लोज्ड वंस, इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा रही है, बहुत ज्यादा, नीड एस्टीम एंड एओटा, इंट्रोवर्ट, टिमिड एंड कॉवर्ड, शौक था मदर और बॉयफ्रेंड की डेथ का, अवर्जन टू मैरिज, अवर्जन टू चिल्ड्रन ऑफ हर ओन, डिजायर्स डेथ, शॉक फ्रॉम हस्बैंड दैट ही इज अल्कोहलिक। नाउ द रिपर्टराइजेशन, रिपर्टोरियल शीट पे डिस्कस करें। आई हैव टेकन दीज रूब्रिक्स। डेथ डिजायर, वाई? ये रूब्रिक लेने का रीजन, बिकॉज इट इज अ सिफिलिटिक वन। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सिफिलिटिक इस पूरे केस में यही था कि मुझे जीना नहीं, कुछ भी ऐसा हो जाए कि बस मैं मर जाऊं। सेकेंड इज अवर्जन टू चिल्ड्रन ऑफ हर ओन, दिस इज अगेन अ सिफिलिटिक रूब्रिक, बिकॉज बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ मेल, किसी को भी अवर्जन चिल्ड्रन से, अपने ही बच्चे से, कि मुझे अपना बच्चा चाहिए ही नहीं, ये चीज दैट इज अ सिफिलिटिक वन। एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक, उसका जो सिमिलर रूब्रिक है, दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम फियर फ्राइट एग्रावेशन, वो लिया है एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, गुस्सा सप्रेस्ड है, एंड द लास्ट वन इज फीमेल जेनेटेलिया मेंसेस एब्सेंट एमेनोरिया। मेनली 2 मेडिसिन आई हैं, लाइको एंड सीपिया। व्हाई वी चूज लाइको? सो लाइको इसीलिए चुना बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बिकम बिगर एंड बिगर। स्टार्टिंग में कहा था ना मैंने, पावर चाहिए, मैं बड़े होकर पावर चाहती हूँ, बड़ी बनना चाहती हूँ, मैं इतना पढ़ना चाहती हूँ कि किसी पोजीशन पे चली जाऊं। सो दिस इज desire to grow bigger and bigger, being more powerful, want to reach on higher position. Aggravation with anything which concerns with loss of power, कोई भी ऐसी चीज जो इनके पावर को हिंडर करे, उस चीज से, उस इंसान से एग्रावेशन होना, उससे परेशानी होना। बहुत ज्यादा लाइकोपोडियम एम्बिशियस होता है, हार्ड वर्कर होता है, कि सक्सेस अचीव करना चाहता है, डिक्टेट, डोमिनेट एंड विल टेक द हेल्प ऑफ एनीवन ही कैन। डिक्टेटोरियल और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी अपने फादर पर थी, मदर पर नहीं। हार्ड ऑन इंफीरियर एंड सॉफ्ट विद सुपीरियर यहाँ पर सूट करता है, जो कि ये अपने फादर पे हार्श थी, हार्ड थी, जबकि मदर पे ये सॉफ्ट थी, क्योंकि मदर सुपीरियर पोजिशन पे थी। फादर को ये अपने से इंफीरियर लेती थी कि अरे हो गया, पापा ही तो है, और पापा उनके सबमिसिव थे भी। फियर ऑफ अंडरटेकिंग न्यू चैलेंजेस, नए चैलेंजेस लेने में डर होना, घबराहट होना, एंटीसिपेटरी एंजाइटी रहती थी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो इन्हें यदि मेरे पास भी उस दिन आना था, जैसे 5 बजे केस था, तो ये 4:45 आके बैठ गई एक घबराहट में कि मैं धोखे से भी यदि 5 मिनट भी लेट हो गई तो ऐसा ना हो
कि मेरा केस छूट जाए, मेरे मतलब डॉक्टर किसी और पेशेंट को ना ले लें। तो वो एक एंटीसिपेटरी एंजाइटी, कहीं जाना होता था इन्हें, किसी ट्रिप पे भी जाना 1 महीने बाद है, तैयारी 15 दिन पहले खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो लास्ट मोमेंट का उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि लास्ट मोमेंट में मुझे किसी तरह का कुछ पैनिक हो या कुछ ऐसा रह जाए कि मैं नहीं कर पाई। इमेज कॉन्शियस can go on stage but afraid to speak. That is cowardice may be hidden by an outward bravado. इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा थी। स्टेज पर लाइकोपोडियम चले तो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। स्टेज फियर नहीं होता है, इन्हें अपनी अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है कि हाँ भाई देखो मैं आ गया, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। एक होता है स्टेज पे जा ही नहीं पाता, दैट इज साइलेशिया, वो जा ही नहीं सकते। फियर रहता, फियर ऑफ स्टेज होगा। इन्हें स्टेज पे जाना पसंद है बट बोल नहीं पाते। और अंदर बहुत डरपोक और कायर रहेंगे। बाहर से दिखाएंगे यस आई कैन डू दिस, मतलब अपने आप को बिल्कुल ऐसा कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, इस तरह से शो तो करेंगे, बट अंदर से बहुत ज्यादा डर और कायरता रहेगी। ईगोटिज्म विथ सेंसोरियस एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर, ईगो बहुत रहेगा इनमें। अंदर कायर हैं, उस कायरता को छुपाने के लिए, कि अंदर का जो डर है उसे छुपाने के लिए बाहर से ईगो बहुत शो होगा। और दूसरों को किसी ने एक चीज बोल दी ना कि आपने ये गलत किया है, वो उतना सा भी बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा मैंने गलत किया है तो तुमने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल यदि हस्बैंड लाइक को होगा ना, और उससे कह दिया कि आप यार घुमाते नहीं हो, घुमाने नहीं ले जाते, सरप्राइज नहीं देते, ये वो, तो इतना ही कह देना। अच्छा तो तुम खाना कौन सा अच्छा बना देती हो, कौन सा मेरे मन की चीजें बन जाती हैं, क्या करती रहती हो दिन भर। मीन्स जस्ट तुरंत क्रिटिसाइज करते हुए, सेंसोरियस एटीट्यूड दिखाते हुए अगले को नीचा दिखा देना, ताकि मेरी जो सुपीरियोरिटी है वो बनी रहे। ये कभी ये शो नहीं करेंगे कि मैंने गलत किया, कि हाँ भाई मैंने गलती कर दी, मैंने तुम्हारे बर्थडे पे कुछ किया नहीं, या मैंने ये चीज अरेंज नहीं की, वो चीज नहीं। अपनी गलती को तुरंत हाइड आउट करके अगले को क्रिटिसाइज कर देंगे। दे आर नॉट अनहैप्पी, दूसरों से वैसा नहीं कि दुखी हैं या अनहैप्पी हैं, लेकिन आपने पोक किया, आपने पिंच किया, और आप सुन लोगे वापस, पर्टिकुलर वो आप पे उल्टा वार होगा, क्रिटिसाइज करेंगे टू शो देयर सुपीरियोरिटी। He likes to surround with people whom he can dictate and creates a world around him in which he is all powerful. ये उन लोगों के साथ रहना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं जो इनकी बात ना सुने। इन्हें वही लोग पसंद आते हैं जो इनकी सराउंडिंग में, जो वही लोग रहेंगे जो इनके डोमिनेशन के अंदर रहें, मीन्स ये डोमिनेट कर पाए, डिक्टेट कर पाए, अपनी अथॉरिटी उन पे क्रिएट कर पाए। जो इनकी सुनेगा, यदि ये कहेंगे कि ये दिन है तो दिन, रात है तो रात, जो हाँ में हाँ करेगा, जो सब कुछ सुनेगा, उसके अंडर में रहना ये पसंद करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ मैं इसी से पावरफुल बनूंगा। अपनी सेफ डोमेन में रहना पसंद है, अंदर से डर है बट दे लव पावर। एंड द लास्ट वन अबाउट लाइको, स्ट्रगल बिटवीन कॉवर्डिस एंड ईगोटिज्म, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और हॉटीनेस, में अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी और ऊपर से हॉटीनेस। ट्रिमेंडस फियर ऑफ बीइंग अलोन, वांट समवन इन द नेक्स्ट रूम, ये बताया था आपको कि डर रहेगा अकेले रहने का, बट इन्हें चाहिए कि नेक्स्ट रूम में कोई ना कोई रहे। सेंटिमेंटल रहेंगे बहुत ज्यादा, अफेक्शनेट हैं, सिंपैथेटिक भी हैं। जिम्मेदारियां नहीं पसंद और कोशिश करते हैं अवॉइड करने की एज फार एज पॉसिबल। सो ऐसा रहेगा कि जिम्मेदारियां किसी भी तरह की हो, वो लेना पसंद नहीं करते। यदि वो जॉब रिलेटेड है तो उसे करेंगे क्योंकि वो इमेज का भी मैटर है, बट और जिम्मेदारियां नहीं पसंद है। कोशिश करेंगे हाँ हाँ सामान मंगाओ ये ले आना, हाँ हाँ ले आएंगे ले आएंगे। तो वो चीज इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि जिम्मेदारियां नहीं पसंद है। बट यदि वो जिम्मेदारी निभाने पे आ गए तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होता है, मतलब कि मैं ये फुलफिल करके ही रहूंगा, मेरे कंधे पे सब कुछ डाल दिया तो अब मैं इसे इतना बेस्ट करूंगा कि कोई एक उंगली भी ना उठा सके। ग्रेटफुल पर्सन होते हैं, बाउंड टू रिमेम्बर एंड रिटर्न द फेवर ऑफ दोस पर्संस हु हैज डन समथिंग फॉर देम। किसी ने इनके लिए इतना सा भी किया होगा ना, कि यदि उन्हें भूख लगी और उनके लिए उस वक्त बहुत अच्छा खाना बना के खिला दिया, जरा सा काम है ये, नॉर्मल सा, लेकिन उस चीज के लिए भी ये बहुत ज्यादा थैंकफुल रहेंगे कि नहीं यार उस दिन उसने किया था मुझे याद है। मतलब वो हर एक अच्छी चीज को, कि किसी ने मुझ पे एक उपकार किया, उस चीज को याद रखेंगे, उस उपकार को वो और रिटर्न में
और अच्छे तरीके से उतारेंगे भी, उसके लिए हर वक्त खड़े रहेंगे। हरीड, जल्दबाजी में रहते हैं, थोड़ा चिंता ज्यादा लेते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, धैर्य नहीं होता, परेशानी आ गई तो परेशान हो जाएंगे जल्दी, बहुत जल्दी धैर्य होते हैं। अदरवाइज अचीवर हैं। अचीवर मीन्स अपने कैरियर में बहुत अच्छा अचीव करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इन्हें हर फील्ड का नॉलेज होता है। एंड लास्ट वन, यू नो वेल की हार्ड ऑन इंफीरियर एंड सॉफ्ट विद सुपीरियर, ये कई बार और ये बहुत कॉमन है, सबसे लाइकोपोडियम को जानते हैं इसी सेंटेंस से है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस 1। नेक्स्ट इज केस 2। एक पेशेंट जिनकी 26 ईयर्स एज है, वर्किंग एज स्टेनो इन कोर्ट, तो उनको भी पीसीओडी हुआ 16 साल की एज से। उनके मेंसेस हमेशा से लेट रहे, 15 दिन डिलेड रहे कैलकुलेटेड डेट से, हमेशा ही, मतलब फर्स्ट मेंसेस से लेकर लास्ट आज तक। ओलिगोमेनोरिया था इन्हें, एक दिन ब्लीडिंग होती थी मात्र, वो भी सिंगल पैड यूज करती थी। माइग्रेन की कंप्लेंट भी थी साथ में 6 महीने से, और ट्रैवलिंग से, चेंज ऑफ वेदर से ये बढ़ता है। खाना खा लें यदि तो थोड़ा आराम मिल जाता है, बट बहुत ज्यादा एमेल्यूरेशन भी नहीं है। इसमें पास्ट हिस्ट्री पहले देखते हैं। टाइफॉइड है, 3rd स्टैंडर्ड में हुआ। मलेरिया, जॉन्डिस 4th स्टैंडर्ड में। एक्ने, पिंपल्स हुए सिंस मिनार्की, मतलब जिस दिन फर्स्ट मेंसेस आया तब से इन्हें पिंपल्स हुए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया इस चीज के लिए। फादर वाज सफरिंग फ्रॉम पैरालिटिक अटैक, पापा को पैरालिसिस हुआ, मदर आर्थराइटिस। नानी को पीसीओडी और उनका जो डेथ हुआ वो यूट्राइन हेमरेज की वजह से, और दादाजी को इसोफेजियल कैंसर। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में सी, हमने एक केस देखा जिसमें पेशेंट मोटी थी पीसीओडी के साथ। दिस वन इज विथ लीन थिन शॉर्ट स्ट्रेचर, दुबली पतली सी, छोटी सी नाटी सी थी, और इन्हें पीसीओडी था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि 2 टाइप से होता है, मतलब मोटे में भी हो सकता है, पर दुबले पतले पर्सन में भी हो सकता है। पियर शेप रहेगा चेहरा इनका जो था, पॉइंटेड शार्प फीचर्स थे, राइट नी पे बर्थ मार्क, वार्ट ऑन फ्रंट ऑफ चेस्ट, एंड ड्राई स्किन, स्किन बहुत ड्राई थी। फिजिकल जनरल्स की बात करें तो बहुत फास्ट है, कोई और यदि धीरे काम कर रहा हो तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, उसका छुड़वा के खुद करने लगती थी। भूख बहुत ज्यादा नहीं लगती थी, विदाउट हंगर, मीन्स खाना खा तो लेती थी बट भूख नहीं लगती थी। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट से अवर्शन था। प्यास बहुत लगती थी। पसीना कम आता है, और यूरिन में ऐसा है कि कुछ लगता था कि कुछ रह गई है, पूरी तरह से ये खाली नहीं हुई है। डिजायर्स ओपन एयर, इन्हें खुली हवा पसंद है। चिली है, नींद में मुंह खोलकर सोने की आदत है, सांप के सपने आते हैं, और एकदम से ऐसे चौंकने की स्टार्टलिंग टेंडेंसी है। परफ्यूम से सेंसिटिविटी है, बस में ट्रेवल करने में दिक्कत है, और राइट हैंडेड है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेंटल जनरल्स। बचपन बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी चीजों में नाराज हो जाती थी यदि कोई इन्हें टोक दे, जरा सा बोल देना कि अरे ये क्यों कर दिया, पानी का ग्लास यहाँ कैसे रख दिया, उतने में ही गुस्सा हो जाना। बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिला है फैमिली से, तो ये अपने कैरियर में इंडल्ज होगी, मतलब इन्हें चाहिए था कि मम्मी मेरे पास आकर मुझे प्यार करें, बैठें, बात करें, बट मदर बिजी थी इधर उधर अपने कामों में। ये खुद जाकर प्यार कभी नहीं लेती थी कि मम्मी से चिपक जाए, हक कर ले, नहीं, मदर आए, वो प्यार दें, वो चीज हुई नहीं। तो इन्हें फील हुआ कि कोई प्यार नहीं करता है, डांटते चिल्लाते रहते हैं, बेकार लोग हैं, तो बेटर है मैं अपना कैरियर देखूं ना, कैरियर में इंडल्ज हो जाऊं। कैरियर मेरा जितना अच्छा होगा तो सब मुझे अपने आप चाहेंगे। सो आई इंडल्ज इन माई कैरियर। आई डोंट लाइक इफ एनी वन डिस्टर्ब्स मी इन स्टडीज, कोई मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करे वो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता। फ्रेंडशिप इन्होंने कभी नहीं की, बिकॉज आई फेल दे ऑलवेज डिस्टर्ब मी इन स्टडीज। फ्रेंडशिप इन्होंने कभी इसलिए नहीं की क्योंकि पढ़ाई में दोस्त डिस्टर्ब करते, बेटर है दोस्त दूर रहे, जो भी चीज मुझे मेरी पढ़ाई और कैरियर बनाने में डिस्टर्ब करेगी मैं उससे दूर रहूंगी।
जज बनना चाहती थी, स्टेनो थी, स्टबबॉर्न, जिद्दी, आई नीड व्हाट आई वांट, मुझे चाहिए ही चाहिए जो मुझे चाहिए। पापा से अटैचमेंट था क्योंकि वो मेरी सारी विश पूरी करते थे और मम्मी हमेशा मारती थी। चीजें तोड़ने की, फेंकने की आदत थी, डिस्ट्रक्टिव थी, अपनी चीजें शेयर नहीं कर सकती थी अपनी बहन से। फादर के लिए केयरिंग थी, पंक्चुअल है, हर चीज टाइम पे चाहिए। कपड़ों का शौक था, डोंट ओबे एल्डर्स, डिफाइंड, एग्रेसिव, किसी की बात नहीं सुनना, स्टेज फियर, बट लव टू डांस ऑन स्टेज, डांस का बहुत ज्यादा शौक, 2-2 3-3 घंटे डेली डांस करना ही है। टॉक इन डिस्पोज टू, बोलने का शौक नहीं है, पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, यदि वो फेल हो गई तो हर कोई मेरी बेइज्जती करेगा, इसलिए मुझे पढ़ना ही है। रैंक होल्डर नहीं है, 90 के अबव परसेंटेज रहे हैं, और इसको बताते हुए एक प्राउड होता है ना, मैम हमेशा 90 अबव परसेंटेज रहे मेरे, सो इट्स लाइक ग्रेटनेस के साथ। बैठी भी ऐसे बिल्कुल तन के, मैम मैंने पूछा था ऐसे कि पढ़ाई में कैसे रहे आप, मैम 90 अबव, हमेशा, कभी कभी 1% कम नहीं आया। सो इट इज लाइक विद ग्रेटनेस। मेमोरी गुड, मेमोरी बहुत अच्छी रही है। आई हैव टू विन इन एवरी गेम, हर चीज में जीतना पसंद है, हार मुझे बिल्कुल सहन नहीं आता है। वो एक होता है ना कि आपको कोई एटीट्यूड दे, हार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ऐसे उनका रिएक्शन था। वोंट लाइक टू डू अदर्स वर्क इन ऑफिस, ऑफिस में किसी का काम करना पसंद नहीं है, एसआई में सिलेक्ट नहीं हुई, बहुत रोई। किसी ने टॉर्चर इन्हें नहीं किया फैमिली से कि तुम एसआई नहीं बनी, तो किसी ने डांटा हो, एक शब्द भी नहीं कहा, बट वो खुद को ही ब्लेम करना, यार मैं वो होती तो मेरी पोजीशन या मेरी इमेज क्या होती, मीन्स वो मैंने ही लॉस किया, तो खुद को ब्लेम करना। मदर पे डिपेंडेंट है डिसीजन के लिए, कुछ भी चीज पूछनी है मदर से पूछ के करना है। रिवेंजफुल है, कट माई सिस्टर्स हैंड इन एंगर, गुस्से में अपने सिस्टर का हाथ भी काट दिया था, तो इस तरह से रिवेंजफुल है। स्कूल लाइफ अच्छी थी इनकी, वांट टू बिकम समथिंग बिग सो एज टू गेट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के लिए वांट टू बिकम समथिंग बिग, कुछ बड़ा बनना है। क्रिटिसिज्म सहन नहीं होता, बायोटेक्नोलॉजी की आधे में छोड़ दिया, स्टमक पेन की वजह से, स्टमक पेन इन्हें बहुत ज्यादा सिवियर चालू हुआ तब से पीसीओडी हुआ। अफेयर इन क्लास 12 बट ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ पेरेंट्स को पता चल गया तो रिलेशनशिप ब्रोक हुआ, हर्ट हुई उससे। 22 साल की एज में ही जॉब लग गया, गेटिंग मोर रिस्पेक्ट एंड फेल्ट प्राउड ऑन माई सेल्फ। अगेन वो एक प्राउड कि मैंने तो मैम 22 साल की एज से मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे जो रिस्पेक्ट मिला है ना। सो अवर्जन टू मैरिज, मैरिज से अवर्जन इसलिए क्योंकि मैरिज कैरियर स्पॉइल कर देती है, मुझे मेरे कैरियर में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ये चेंज हुआ इनका माइंड आफ्टर ब्रेकअप, और ये अपने अफेयर में सेक्सुअली इन्वॉल्व थी पार्टनर के साथ, और रीजन उन्हें फील होता था कि मैं बहुत अच्छी नहीं दिखती हूँ, अगली हूँ, सुंदर नहीं हूँ, यदि मैं अपने पार्टनर के साथ इंडल्ज हो जाऊं सेक्सुअली तो वो मेरा ही रहेगा, वो मुझे छोड़कर जा नहीं सकता। उसे पाने के लिए मेरी ये बदसूरती छुप जाए, मैं सेक्सुअली इंडल्ज हो जाऊं ताकि वो मेरा बना रहे। आई वॉज ऑलवेज ब्लेमिंग माई सेल्फ दैट आई हैव बीन यूज्ड बाय हिम, बट ब्रेकअप के बाद मुझे लगा नहीं मेरा दोष है, मुझ में ही कमी है, वो छोड़कर चला गया। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड कैन डील विद क्रिटिकल सिचुएशंस, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारियां ले सकती है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आए उसे हैंडल कर सकती है। माइंड हमेशा घूमता रहता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, मुझे मेरी फैमिली को खोना नहीं है क्योंकि मैं उन पे थोड़ी डिपेंडेंट हूँ, बट मेरा कोई अटैचमेंट नहीं, कोई भी लगाव नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि हाँ उन्हें जरा सी भी चोट हो, तकलीफ हो तो मुझे कुछ फर्क पड़ता, फर्क नहीं पड़ता मुझे। नाउ एनालिसिस, ओलिगोमिनोरिया, मेंसेस ओनली लास्ट फॉर 1 डे, फास्ट, लव टू डांस, डांस करना पसंद है, अवर्जन टू मिल्क, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म एंड इंसल्ट, अवर्जन टू बीइंग डिस्टर्ब्ड, स्टेप बॉर्न, डिफाइंड एंड डिस्ट्रक्टिव। ये सारा कुछ केस से एनालाइज किया गया है। उन्हें ऐसा लगता है शी इज अगली, इनडिफरेंस टू फैमिली, वांट रिस्पेक्ट, इज्जत चाहिए, हर्ट ट्रिपल प्लस पे, एंड आई कांट बियर माय पोजीशन लॉस। नाउ द फाइनल रिपर्टराइजेशन, थीम्स अगली, डिल्यूजन शी इज अगली इसलिए नहीं लिया बिकॉज वाकई वो सुंदरता वाइज, मतलब एक देखे तो वो बहुत ज्यादा
सुंदर नहीं थी, एक मेल लाइक पर्सनालिटी थी, मेल लाइक फीमेल, उस तरह से उनकी बनावट थी। सो दिस इज अ थीम, दिमाग में अगली बसा है तो दैट इज थीम्स में आया अगली। इनडिफरेंस एपैथी विथ फैमिली मीन्स हर एक से, किसी से बहुत अटैचमेंट नहीं, वो बॉयफ्रेंड से भी अटैचमेंट नहीं था, एक डिपेंडेंसी थी। फीमेल जेनेटिलिया में मेंसेस टू शॉर्ट ओनली फॉर वन डे एंड अगेन इज अ ग्रेटनेस, हर चीज में एक अपने आप को सुपीरियरिटी शो करना। सो 5 मेडिसिन्स कम इन फ्रंट ऑफ अस, सीपिया, नक्स वोमिका, पल्सटेला, थूजा, बराइटा। सो नक्स की तरह वर्कोहलिक थी, बट नक्स ना देने का रीजन कि बहुत ज्यादा जीलस, एम्बिशियस, अचीवर, हार्ड वर्कर उस तरह से नहीं थी, एंड नक्स इज नॉट इनडिफरेंट। पल्स की तरह माइल्ड और सबमिसिव नहीं थी। सो लेट्स टॉक अबाउट सीपिया। सीपिया is supposed to undertake things opposed to her intentions, उससे वो काम करवाया जाता है जो वो नहीं करना चाहती। सेक्सुअली एक्चुअली वो इन्वॉल्व होना नहीं चाह रही थी, बट दैट इज अ फोर्स अगेंस्ट टू हर इंटेंशंस, एंड वो करना भी पड़ा, और उसके दिमाग में वो अगली भी बसा हुआ था। शी हैज बीन डोमिनेटेड एंड नॉट अलाउड टू हैव हर वे। बचपन में डोमिनेट हुए तो ऐसा रहता है कि हाँ, उस चीज को हम कर नहीं पाए। फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी है फैमिली पे, बॉयफ्रेंड पे थी। डिल्यूजन, शी इज अगली, डिसफिगर्ड, अनअट्रैक्टिव टू ऑपोजिट सेक्स। सो इन ऑर्डर टू हर हैप्पी, मेक हर हैप्पी, शी डजंट वांट, शी डज व्हाट शी डजंट वांट। तो अपने ऑपोजिट सेक्स को खुश रखने के लिए उसने वो करने की कोशिश की जो चीज उसे पसंद नहीं भी थी। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स उसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उसने किया सो दैट कि वो अनअट्रैक्टिव, डिसफिगर्ड या अगली ना लगे। अदर साइड ऑफ सीपिया, शी डज व्हाट शी वांट्स, बिकम्स इंडिपेंडेंट, ऑक्यूपाई हरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली, लाइक्स डांसिंग। तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसने स्टेनो और जज वो सब बनना चाहिए, अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए मेंटली, फिजिकली, हर चीज में। डांसिंग पसंद है। She tries to keep her husband and children happy at the same time, pursuing her career. बट उस कैरियर को परस्यू करते करते एक स्ट्रेन बनता है। वॉन्ट्स लव फ्रॉम हस्बैंड, बट यदि वो प्यार ना मिले, इस पेशेंट में फैमिली से लव चाहिए था, वो प्यार नहीं मिला, एंड यदि वो प्यार ना मिले तो वो इनडिफरेंट हो जाती, मीन्स कोई अटैचमेंट नहीं, होंगे आप होंगे फैमिली वाले, बट हाँ नहीं है प्यार। शी विड्रॉज इन टू हरसेल्फ, अपने आप में रहना, अवर्जन हो जाना हस्बैंड से, चिल्ड्रन से। ड्रीम्स ऑफ रेप होता है सीपिया में, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, एंड द थीम्स, conflict between relationship and occupation। तो रिलेशनशिप और ऑक्यूपेशन में यदि वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहा तो वो ऑक्यूपेशन की तरफ उतना मूव नहीं करेगी। रिलेशनशिप में जरा सी भी हर्ट हुई तो वो ऑक्यूपेशन में अपने आप को पीक पे लाना चाहेगी कि वो बंदा अब मेरी वैल्यू करे। बिजी व्हेन अमेलियोरेट्स, दिस इज रूब्रिक, कि जब वो बिजी रहती है तब उसे आराम मिलता है, यदि वो थोड़ा भी खाली रहे, दिमाग खाली रहे, तो वो उसे तकलीफ होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर दोनों केसेस कंप्लीट होते हैं विद मेडिसिन, एंड द टॉपिक पीसीओडी इज ओवर हियर। थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर गरिमा ने बहुत ही बढ़िया केसेस दिखाए यहाँ पे, और पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या रूब्रिक उन्होंने लिए और किस तरह से लिए और क्यों उन्होंने मेडिसिन दी। ये जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी, इट वाज बहुत ही कमेंडेबल थी कि किस तरह से एग्जैक्टली आप रूब्रिक कलेक्ट कर रहे हैं, कि जो भी पेशेंट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको आप कैसे रूब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं और आप मेडिसिन निकाल रहे हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है एक होम्योपैथिक यस, डॉक्टर कि किस तरह से हम पेशेंट के सिम्टम्स को रूब्रिक में कन्वर्ट करें और उसको फिर हम रिपर्टराइज करें। दैट इज द बेसिक स्किल जो डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास होना चाहिए, और यही सबसे ज्यादा हमें हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालने में। और वही मेडिसिन है जो हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देती है। ऑब्वियसली स्पेसिफिक्स रिजल्ट देती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है, उसके बाद पेशेंट फिर आपके पास वापस आएगा कि मुझे दोबारा ये कंप्लेंट है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है, और जिसे कहते हैं हम रूट कॉज से क्योर हमारे को मिल सकता है। यहाँ पे डॉक्टर गरिमा से और किसी की कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे, तो मेडिसिन जो डिस्कशन हो रहा था वो यहाँ पे
लोगों ने मैसेज में टाइप करी है कार्सिनोसिन प्लेटिना नाट्रम्यूर। ऑब्वियसली कार्सिनोसिन भी जो फर्स्ट केस था उसमें कार्सिनोसिन भी एक तरीके से मेडिसिन आ रही थी, क्योंकि जहाँ पे भी अब्यूज, एक तरीके से अब्यूज, मेंटल अब्यूज आता है, वहां पे कार्सिनोसिन काफी अच्छा, अगर हम इवन जैसे आपने वो दे एज एन इंटरकरेंट हम दे तो वो भी केस को बूस्ट दे सकती है, क्योंकि ये मेरा अपने पर्सनल या एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली हाँ जी। यदि वो नीड होती, देखिए वो यदि आपका फर्स्ट डोज रिजल्ट दे जाए देन यू नीड नॉट टू चेंज ना, बट नहीं ऑब्वियसली देता यस। तो ऑब्वियसली हाँ, इंटरकरेंट में फिर ये बिल्कुल, मेडिसिन जाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, जाती यस। कार्सिनोसिन इंटरकरेंट बहुत अच्छा काम करती है। आ, बाकी सारी मेडिसिन ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशनल निकली है, ऑब्वियसली अगर आपका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो आप कोई भी मेडिसिन जो उसको करिए, अगर ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द मियाज्म, जैसे कुछ केसेस में सल्फर के बाद रिजल्ट आ जाता है या कुछ केसेस में या थूजा देने के बाद रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि वहां पे मियाज्म कहीं ना कहीं पीछे लिंगर ऑन कर रहा होता है। ऑब्वियसली हाँ जी। कई बार मियाजमेटिक रेमेडीज देनी पड़ती हैं, हम्म, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल। आपको 6 मंथ्स 5 मंथ्स बाद ही कई बार लगता है कि नहीं नहीं अब ये तो स्टैटिक हो गया है, स्टैंड स्टिल। इन केसेस में आपको फिर जो पोस्ट रिपोर्ट्स मिली उसमें पीसीओडी में चेंज आया, और या फिर रिपोर्ट्स में चेंज हाँ आया या मैं वो शो करना भूल गई हूँ, पीसीओडी कम्प्लीटली गॉन मीन्स सारी ओके, सिस्ट चली गई ओके, हैं। इवन आपका फर्स्ट केस था, सेकंड केस जस्ट अ मिनट, वो 6 मंथ्स एमिनोलिया, आई थिंक दिस वन, या ये जो 6 मंथ्स का एमिनोलिया था, विद इन 3 डेज सीपीआर 200 के सिंगल डोज के बाद विद इन 3 डेज मेंसेस आ गए थे। ओके, ओके, उसके बाद वो मेंसेस रेगुलर ही हो गए। आफ्टर 2 मंथ्स मैंने उसे सीपीआर 10 mg का एक सिंगल डोज दिया, ओके। क्योंकि 200 को एक बूस्टअप करने के लिए मुझे वो 10 mg देना हुआ। उसके बाद से वो रेगुलर ही है, फिर कोई और मेडिसिन की नीड नहीं रही। और करीब करीब 8 मंथ्स में मैंने करवाई है सोनोग्राफी, क्योंकि एक साइकिल वाला जो पीसीओडी वगैरह है वो तो आपको मंथली ही चेक हो पाता है ना, तो इस वजह से 8 मंथ्स बाद करवाया तो ऑल सिस्ट गॉन, सारे सिम्टम्स भी चले गए थे उनके, ओलिगोमेनोरिया से वो नॉर्मल अपने इसमें आ गई थी। अच्छा डॉक्टर गरिमा, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल हमारे को काफी केसेस आते हैं डिक्रीज्ड एएमएच के, ओवेरियन रिजर्व जिसमें कम हो जाता है, उसमें उल्टा होता है, मतलब कि पीसीओडी में तो सिस्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, एएमएच जब कम होता है तो ओवरी का जो एग रिजर्व है जिसे हम कहते हैं वो कम होता जाता है। ऐसे भी कुछ केसेस आपने हैंडल किए हैं? नहीं अभी तक तो नहीं, ओके। एएमएच ज्यादा ही वाले की है। हाँ, क्योंकि एएमएच जब कम होता है तो हमारी ओवेरियन रिजर्व कम हो जाती है, और उसमें भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इसी तरह से हम केस लेके कर सकते हैं। ऑब्वियसली मतलब वो मेडिसिन में ये यहाँ कहना चाहूंगी, जैसे पॉलिसिस्टिक जो है इसमें एक तरह से हॉर्मोन्स ज्यादा उस होते हैं, और उसमें सिस्ट फॉर्मेशन एक्सेसिव है, हॉर्मोन्स ज्यादा है, उसमें यस हमारे हॉर्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन कई बार जो मेडिसिन हम देते हैं जैसे लाइकोपोडियम है, नाट्रम्यूर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मान करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल हिस्ट्री हमें जरूर मिलती है उन केसेस में, तो मेडिसिन यही इसी तरह से यूज होती हैं। मैं इसलिए जानना चाह रही थी अगर वो भी कोई। एग्जैक्टली नहीं, मतलब ये है कि कोई भी केस आता है आई वोंट डील लाइक कि मैंने इसे ट्रीट किया है या नहीं। द हम्म, थिंग इज मुझे केस लेना है, हम्म, मैं मेंटल पे पूरा फोकस करती हूँ कि क्या चीज है जहां से ये ट्रिगर ट्रिगर हुआ है इन इफेक्ट। और जब कॉज और उस पे अपन देखेंगे रिएक्शंस, मेंटली कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है, अब जैसे आई डोंट वांट अ बेबी, ये एक एबनॉर्मल है ना थॉट, बिल्कुल, दिस बिल्कुल, इज नॉट बिल्कुल। नॉर्मल, तो ऐसे एबनॉर्मल थॉट्स कहीं ना कहीं हाँ करते जी। हैं, या डिजायर एग्जेसिव्स। डेथ, तो वो हाँ जी। एग्रेसिव फैक्टर्स हो गए कुछ, तो वो चीजें आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल तक अपने आप ले जाती हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी परफेक्ट आएगी तो फिर वो डिसीज कुछ भी हो वो ठीक करती हाँ, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एएमएच हाई है, टेस्टोस्टेरोन हाई है, टोटल हार्मोन्स हाई है, प्रोलैक्टिन भी हाई है, तो उसका पीसीओडी में क्या रोल रहता है? है। एएमएच जो होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल, ये मेल हॉर्मोन्स है ना, टेस्टोस्टेरोन तो हाँ जी। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, दीज आर मेल हॉर्मोन्स, तो मेल हॉर्मोन्स की एक लिमिट है ना बॉडी में कि हाँ वो हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेल हॉर्मोन्स है, दैट इज नॉट फॉर फीमेल्स। मेल हार्मोन यदि ज्यादा रहेंगे तो फीमेल हॉर्मोन्स डेवलप नहीं होंगे, एलएच को बढ़ा देंगे लेकिन एफएसएच नहीं होगा, फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होंगे, बिल्कुल, फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होंगे, वो हार्मोन डिक्रीज जाएगा, तो फॉलिकल जब स्टिमुलेट नहीं होगा और फॉलिकल रप्चर होकर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो सिस्ट ही तो बनेगा, तभी तो बिल्कुल, पीसीओएस है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एफएसएच फिर और एलएच का रेशो भी इसमें इवन बिगड़ता है,
हाँ, एलएच ज्यादा बिल्कुल। होता जाएगा, एफएसएच कम होता जाएगा, तो ये रेशियो भी एक मेंटेन्ड होना चाहिए। कभी भी और आप हार्मोनल ऐसे करवाते हैं तो एलएच का अलग, एफएसएच, एलएच एफएसएच रेशियो सब होता है। बिल्कुल, और जब ये एलएच और ये एलएच हाई और एफएसएच लो होता है, तो वो जो सिग्नल भेजता है ये प्रोलैक्टिन के लिए, तो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस तो होता है पर लैक्टेशन तक नहीं आ पाता है। प्रोलैक्टिन लेवल आपको ब्लड में हाई मिलता है, पर वो लैक्टेशन प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि वही फीमेल हार्मोन्स शेड आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोजन शेडिंग जो होता है प्रोलैक्टिन की, वो भी उसमें भी एस्ट्रोजन का रोल होता है। तो ये जो पूरी प्रोफाइल जो डॉक्टर हरिनारायण प्रसाद ने पूछी है, वो हाई लेवल अगर आपको मिल रहे हैं तो वो पीसीओडी को है, क्योंकि जो जो भी एंड्रोजन्स हैं और जो भी हार्मोन्स एक्सेस में हैं वही वो कर रहे हैं, वो स्टिमुल जैसे डॉक्टर गरिमा ने कहा है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, पर हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड में उस तरह से हैं, लेकिन शेडिंग नहीं हो रही है और स्टिमुलेट फॉलिकल रप्चर होके आपका ओवरी का जो एग है वो आगे रिलीज नहीं हो रहा है। ये एक बिल्कुल, हेल्पिंग हमारे लिए किस पर्पस से होता है कि हम बहुत रिपीटेड सोनोग्राफी नहीं करवाते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल, ब्लड टेस्ट रिपीटेड करवा सकते हैं। बिल्कुल, तो हम हार्मोनल ऐसे आज हम नहीं करवाए, पेशेंट आया, हमने आज ही अपने टेस्ट करवा लिए। हमें बिल्कुल, पता चल गया कि ये डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो हमारी मेडिसिन से जब रिजल्ट आ रहा है, मेंसेस भी रेगुलर आए, तो पहले हम एक हार्मोनल ऐसे ही करवा लें कि पहले से आज में क्या डिफरेंस आया। बिल्कुल। तो वो हमें हेल्पफुल हो जाता है ताकि हमें रिपीटेड सोनोग्राफीज़ पे ना जाना पड़े। आई यहाँ पे अवॉइड एक्चुअली रिपीटेड सोनोग्राफी, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि वो एक हार्म ही है। क्योंकि दैट इज़ नॉट कि आप हर महीने एक हर 2 महीने में नहीं, सोनोग्राफी। और इतना फ्रीक्वेंट कराने का कोई रिजल्ट भी नहीं होता है, क्योंकि सिस्ट इतनी जल्दी जाते नहीं है, जब तक आपको हार्मोनल लेवल नॉर्मल नहीं आएगा सिस्ट अपने हाँ, आप तो डिसॉल्व बेटर नहीं। है अपन वो एक हार्मोनल ऐसे, ये सारा समझने का या सारा समझाने का रीज़न भी वो था कि हमें पता हो कि हाँ, इसकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, हार्मोन्स की वैल्यू क्या है? यदि वैल्यू हमें पता है कि हाँ, हाँ, ये हार्मोन्स हम जान रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम होनी है। तो उसको हम नेक्स्ट टेस्ट में करवा लें अपने। पीसीओडी का बिल्कुल, केस है तो हम पहले ही जाँच करवा लें कि टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, नहीं है, एलएचएस, एफएसएच नॉर्मल है, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एफएसएच अगर हाई होता है तो मेंसेस सप्रेस क्यों हो जाती हैं? तो इसमें ये मिस रचिता हैं, उन्होंने कहा है हाई एफएसएच इन्हिबिट एस्ट्रोजन। बिल्कुल, वही एस्ट्रोजन जहाँ इन्हिबिट हो जाएगी तो ऑब्वियसली सारे जो फंक्शनिंग है वो तो लिमिट हो ही जाएगी। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एफएसएच हाई होगा तो मेंसेस सप्रेस होनी ही होनी है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अभी हमारे पास ऑलमोस्ट आधा मिनट है वैसे तो। आ, तो आज का सेशन काफी अच्छा था पीसीओडी के ऊपर। पीसीओडी के ऊपर आ, बहुत बात होती है, बहुत वो होता है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि पीसीओडी का केस अपने आप में हर एक केस एक चैलेंज होता है होम्योपैथ के लिए कि आपको कौन सी रेमेडी करके, क्योंकि हर केस अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल आप मेडिसिन चले या स्पेसिफिक मेडिसिन आप चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पेसिफिक मेडिसिन भी होती हैं, जैसे कि ऊफोराइनम फॉलिकुलाइनम भी देते हैं हम, ऑब्वियसली। ओवाटोस्टा भी यूज करते हैं। उनके रिजल्ट भी आते हैं जहाँ पे फिजिकल कॉज ज्यादा है, जहाँ पे कोई मेंटल कॉज हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे भी हमें कहीं मेंटल कॉज मिल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट देती है। कई केसेस होते हैं जहाँ हम मेंटल जनरल्स नहीं ले पाते हैं। पेशेंट बताने बिल्कुल, की स्थिति में नहीं, वहाँ फिजिकल डोजेज़ ही देने पड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और कई बिल्कुल, बार हम रिपर्टराइज़ करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बस हमने जो केस लिया उसको कॉन्स्टिट्यूशनल समझ के ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो ये बताया बस यही तरीका है। बिल्कुल, कई बिल्कुल, बार हमें अपना भी तरीका चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल, डिपेंडिंग अपॉन द केस। यहाँ पे पूछा गया है डू वी गेट द रिकॉर्डिंग? सारी रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। आईएफपीएच के जितने भी सेशंस होते हैं हमारे, उनकी आईएफपीएच पे की यूट्यूब चैनल आप टाइप करेंगे आईएफपीएच तो उस पे आपको मिल जाएगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होने का टाइम आ गया है हिंदी सेशन का, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर गरिमा का कि आगे भी इसी तरह से केसेस और प्रेजेंटेशन हमारे साथ लेके आए। तो बहुत बहुत ज़रूर। धन्यवाद। थैंक यू। और अब इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बिंदु राज को। धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू।